चलो बच्चों, गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ। बातें खत्म, सेटल्ड। बती अभी बाद में करना, 5:30 के बाद कर लेना जो बच गई है आपकी बातें, ठीक है। चलिए जी, स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 9 वी आर डन विद। चलो अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले ये करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने शेयर कैपिटल खत्म किया, चैप्टर नंबर 8 खत्म किया, राइट। देखिए जो चैप्टर 8 हमने खत्म किया, इसमें और उसमें खास अंतर नहीं है। आपकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो बिल्कुल सेम है। जहां आप शेयर कैपिटल वर्ड लिखते थे वहां आपने डिबेंचर लिखना है। एंट्रीज वैसे ही रहेंगी, एप्लीकेशन टू, पहले आप बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, ये एंट्री करते थे, सेम वही करनी है। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर हो जाएगा। जहां जहां शेयर कैपिटल था वहां वहां क्या आ जाएगा, डिबेंचर वर्ड आ जाएगा। तो पहले देखिए हम थ्योरी पढ़ेंगे जैसे कि हम हर चैप्टर में करते हैं। ओके, बिफोर आई स्टार्ट विद डिबेंचर क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिबेंचर? बोरोइंग, ओके, और बोरोड फंड, ठीक है। और बोरोड फंड को तो बैंक लोन भी कह सकते हैं, डिबेंचर वर्ड की क्या जरूरत है? जब हम पब्लिक से बोरो करते हैं उसे डिबेंचर कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जब आप बैंक से उधार पे पैसे लेते हैं तो हम उसे नाम क्या देते हैं, बैंक लोन। लेकिन जब आप पब्लिक से उधार पैसे लेते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है, डिबेंचर। सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ बोरोइंग जिस पे रेगुलर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। जैसे जब भी आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, दो चीजें आपको पे करनी होती है। पहला उसका टाइमली इंटरेस्ट, और दूसरा उस पैसे को ही रीपे करना। मान लीजिए आप मेरे से आज 5 लाख रुपए उधार लेते हैं, ठीक है। सो एक तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सही बोला, और दूसरा जब उसका टर्म पूरा हो जाएगा वो 5 लाख रुपए भी आपको लौटाने होंगे। चलिए पढ़ते हैं क्या है। डिबेंचर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ रेजिंग फंड्स बाय अ कंपनी। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू टर्म लोन्स, यानी जो हम बैंक से लोन लेते हैं उसका एक ऑल्टरनेट क्या है, डिबेंचर्स, ठीक है। जग रहे हो? लास्ट, हाँ, ओके। इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी एक्नोलेजिंग अ डेट। एक्नोलेजिंग अ डेट यानी ये एक डेट का प्रूफ है कि यस मैंने आपसे डेट ले रखा है, करेक्ट। मान लीजिए मेरी कंपनी है और आप सब जनता से मैंने अगर लोन ले लिया तो उसका कुछ प्रूफ तो देंगे ना, ऐसे मुफ्त में तो आप पैसे नहीं दे दोगे मेरे को, प्रूफ तो चाहिए उसका कि यस यू हैव गिवन मी मनी। तो ये जो प्रूफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर, करेक्ट। दिस डॉक्यूमेंट विल एक्नॉलेज अ डेट के यस आई हैव टेकन दिस मनी फ्रॉम यू। और इस डिबेंचर पे सारी वो लिखे होंगे कि कितना इंटरेस्ट जाएगा, कब ये रीपेमेंट होगा, क्या रीपेमेंट टर्म्स होंगे, एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया, सेकेंड लाइन वही है। इट हैज टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, यानी हम कब और कैसे पैसे लौटाएंगे, एंड ऑल्सो द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे इंटरेस्ट पे करेंगे, कब पे करेंगे। यूजुअली ये हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली यानी 6 मंथ में, ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड रेट। बच्चों इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। जिस रेट पे डिबेंचर इशू हो गए, मान लो आज मैंने आप सबसे पैसे कलेक्ट कर लिए बीइंग अ कंपनी, एंड आई सेड के 9% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सो आप सबको 9% का इंटरेस्ट रेगुलरली मिलता रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। चाहे मेरी कंपनी घाटे में जा रही है, कितने भी प्रॉफिट में है, ये रेट 9% ही रहेगा, राइट। द पर्सन टू हुम डिबेंचर्स आर इशूड आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स। क्या कहते हैं, सॉरी, डिबेंचर होल्डर्स, एंड दे आर द लेंडर्स। कौन होते हैं वो? जैसे पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जिनको हम शेयर देते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं और वो हमारी कंपनी के मालिक होते हैं और ओनर्स होते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, जिसको हम डिबेंचर इशू करते हैं वो कौन होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स, एंड दे आर द लेंडर्स। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड। देखिए अलग अलग नाम से इशू किया जाता है, बट क्रक्स यही है कि अगर आपने डेट लेके वो इंस्ट्रूमेंट दिया है तो उसे क्या कहेंगे, डिबेंचर, ठीक है। उसके नाम अलग अलग है। जब पब्लिक कंपनी इशू करती है तो अलग नाम से बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी करती है तो अलग नाम से बोलते हैं, बट उसका जिस्ट सेम ही रहता है कि आपने डेट लिया हुआ है जनता से, ठीक है। डिबेंचर इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट
वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स और नॉट। ये लास्ट लाइन कोई बताएगा कि कंपनी के एसेट्स पे चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका क्या मतलब है? नो 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 नो, ये कह रहे हैं कि डिबेंचर में वो सारे स्टॉक बॉन्ड सब कुछ आ जाता है, जो भी उस डेट का एविडेंस होता है उसे हम डिबेंचर कहते हैं। अब इस डिबेंचर के बदले ऐसा हो सकता है कि आपने कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के एसेट्स पे चार्ज ना क्रिएट किया हो। तो इस लाइन का मतलब बताओ मुझे। मॉर्टगेज वर्ड पता है? मॉर्टगेज क्या होता है? गिरवी रखना, है ना? कोलैटरल, यस आप बोल सकते हो एक तरीके से, बट नॉट एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे, देखिए सुनो सुनो, कोलैटरल है इसमें, वो पढ़ेंगे। फिलहाल मॉर्टगेज वर्ड को समझो। जैसे मैंने आप सबसे डेट ले लिया, आप सबसे मिलके मैंने 1 करोड़ रुपए का डेट ले लिया, तो आपका पैसा सेफ गार्ड करने के लिए कंपनी क्या बोलेगी कि भाई मेरे ये जो एसेट्स हैं, ये मैंने डिबेंचर होल्डर्स का चार्ज क्रिएट कर दिया कि अगर कंपनी पैसे नहीं दे पाई आपको, कंपनी आपके पैसे नहीं लौटा पाई, तो ये एसेट्स बेच के पहले किसको पैसा मिलेगा? डिबेंचर होल्डर्स को। कहने का मतलब जब आप इस उधार के पैसे के अगेंस्ट कंपनी के किसी एसेट को मॉर्टगेज कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑन एसेट्स। और ऐसा नहीं करते हैं तो मतलब आपने कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया। लेकिन देखिए जनरली जो ये डिबेंचर्स इशू होते हैं वो सिक्योर्ड ही होते हैं। सिक्योर्ड का मतलब इनके बदले कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट किया ही जाता है। मान लो आप सबसे 1 करोड़ रुपए ले लिए, तो कंपनी कुछ पर्टिकुलर एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर देगी कि अगर कंपनी आप लोगों के पैसे नहीं लौटा पाई तो ये एसेट बेच के आपके पैसे दे दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो कोई उधार पे पैसे देना आसान नहीं है, डूबने के बहुत चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा कभी दोस्ती यारी में 100-200 रुपए दिए होंगे, डूब जाते हैं, है ना? दोस्त आके बोलता है अरे उधार दे देना भाई, और वो उधार कभी वापिस नहीं आता। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, दिस इज अ रजिस्टर्ड कंपनी। सो कहने का मतलब टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ऐसा किया जाता है। करेक्ट। एक और डेफिनेशन है, पढ़ो। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी एज अ एविडेंस ऑफ डेट। इस डिबेंचर के जो डेफिनेशन की बात करें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एविडेंस ऑफ डेट। आप इतना भी लिखा है ना कि अ डिबेंचर इज अ एविडेंस ऑफ डेट टेकन बाय कंपनी, यू आर डन। ठीक है। टू द होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली इट इज सिक्योर्ड बाय द चार्ज। मैंने आपको बोला था बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चार्ज क्रिएट ना हो, अदरवाइज इट विल बी सिक्योर्ड बाय चार्ज। ठीक है, यानी इसे सिक्योर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि जिस डिबेंचर के बदले कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट कर दिया अपने एसेट्स पे, वो डिबेंचर सिक्योर हो गए। सिक्योर का मतलब अब तुम्हारे पैसों को कोई खतरा नहीं है। तुम्हारे अगर पैसे कंपनी नहीं लौटा पाई तो ये एसेट बेच के तुम्हारे पैसे दे दिए जाएंगे। फीचर्स ऑफ अ डिबेंचर, लेट्स सी। डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट एक्नोलेजिंग डेट। अगेन वही बात आ गई, एविडेंस ऑफ अ डेट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया? एविडेंस ऑफ डेट। इसमें क्या क्या लिखा होगा? मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे जो आपका डिबेंचर होता है इसका इंटरेस्ट रेट भी फिक्स्ड होता है, इसके रीपेमेंट टर्म्स भी फिक्स्ड होते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड दीज टर्म्स आर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ। जिस दिन ये डिबेंचर इशू होंगे, यानी जिस दिन कंपनी आप सबसे पैसे लेगी, उसी दिन ये सारे टर्म्स को फाइनल कर देगी। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड। इट इज अ प्रैक्टिस, इट इज अ प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स डिबेंचर्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए अगर कंपनी ने 9% के रेट पे डिबेंचर इशू किए हैं, तो वो लिखेगी कैसे? 9% डिबेंचर्स। 10% पे इशू किए हैं तो क्या लिखेगी? 10%। ये एक तरीके से नामकरण होता है उस डिबेंचर का कि ये जो हमने डिबेंचर इशू किया है इसका ये नाम है। तो जब आप एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर। समझ में आ रहा है? ये रेट आपने आगे प्रीफिक्स करना है।
इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटर्नल इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। एक्सटर्नल इक्विटी यानी आउटसाइड लायबिलिटी जो होती है उसे एक्सटर्नल इक्विटी का भी 11th में पढ़ा था ना बच्चों, दो तरीके की लायबिलिटी होती है, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। 11th तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा मुझे, जो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है वो इंटरनल होता है और जो बाहर वालों का होता है वो एक्सटर्नल। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड, अभी मैंने आपको बताया ये जनरली सिक्योर्ड ही होते हैं बाय वे ऑफ चार्ज ऑन एसेट्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हु विल एक्सप्लेन दिस लाइन? कि इस देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी कंपनी लॉस में है मैं इंटरेस्ट पे ना करूं, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन यू हैव टू पे। बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड लाइक अ डिबेंचर ऑल्सो एक्नॉलेज डेट। हु इज टॉकिंग? इशूड बाय द कंपनी एंड साइंड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। देखिए ये जो बॉन्ड वर्ड है ना जनरली यूज किया जाता है जब सरकारी कंपनियां डिबेंचर इशू करती है ना। सरकारी कंपनी यानी जहां पे गवर्नमेंट का स्टेक होता है, अगर वो डिबेंचर्स को इशू करती है तो नाम क्या दे दिया जाता है? बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड लाइक अ डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इशूड बाय द कंपनी एंड साइंड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। द एक्सप्रेशन बॉन्ड हैज बिकम सिनोनिमस विद द डेट इंस्ट्रूमेंट वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड। ये कोई बताना चाहेगा जिसने स्कूल में पढ़ा हो कि ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? एनीवन? मतलब गवर्नमेंट जहां पे इन्वॉल्व होता है वो बॉन्ड कहलाते हैं, वो मुझे बता दिया। कितने रुपए पे? 8 रुपीज, ठीक है। नो नो, रॉन्ग रॉन्ग। चलिए मैं बताती हूँ कि ये डीप डिस्काउंट या जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। ध्यान से सुने, अगर एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है, और कंपनी इसे 100 रुपए में ही इशू कर दे तो हम क्या बोलेंगे कि पार पे इशू हो गया। से यस। आप बोलो ये तो पिछले चैप्टर में पढ़ा ना कि किसी भी आप सिक्योरिटी को फेस वैल्यू पे इशू करते हो दैट इज कॉल्ड इशूड एट पार। अब अगर मेरी कंपनी है, मैंने आज 100 रुपए का डिबेंचर इशू कर दिया और इस पे 9% का मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूं, तो कितने रुपए इंटरेस्ट पे करूंगी? 9 रुपए। से यस। हर साल कितने रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? तो ये होते हैं नॉर्मल डिबेंचर कि आपने इशू कर दिया और आप इस पे हर साल इंटरेस्ट पे करते हैं। एक होते हैं जीरो कूपन या डीप डिस्काउंट। ये कैसा डिबेंचर होता है? मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर है, आज कंपनी इसे 60 रुपीज में इशू कर देती है। कितने रुपए में? विच इज अ वेरी हेवी डिस्काउंट ऑन द एमआरपी या पार वैल्यू कह लो इसकी, ठीक है। पार वैल्यू पे हेवी डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? 40 रुपए का डिस्काउंट। अब इसे जीरो कूपन क्यों कहते हैं? कूपन का मतलब है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट। अब देखिए मान लीजिए कंपनी ने ये डिबेंचर 5 साल के लिए इशू किया है। 5 साल का मतलब कि लोगों के पैसे लौटा देगी 5 साल के बाद, ठीक है। आज कितने रुपए ले रही है सबसे? 60 रुपए। 5 साल के बाद कंपनी क्या करेगी? उनको 100 रुपए लौटा देगी, लेकिन इस 5 साल में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड और इट कैन बी कॉल्ड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो अब आप बोलेंगे कि मैम इंटरेस्ट ही पे नहीं होगा तो क्या काम का ये डिबेंचर? जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं तो हम क्यों इस कंपनी को पैसे दें? मान लीजिए अगर मेरी कंपनी है, मैं कह रही हूँ कि मैं 5 साल कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगी तुमको, आज तुम मेरे को 60 रुपए दो, 5 साल के बाद 100 रुपए ले लेना, तो क्या तुम इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? जो 5 साल में तुम्हें 40 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? टुडे यू आर पेइंग 60, 5 साल के बाद व्हाट यू विल गेट? 100। लेकिन ये जो 40 रुपए आपको मैं 5 साल के बाद पे कर रही हूँ, ये और कुछ नहीं, एक तरीके से ये समझो कि इकट्ठा इंटरेस्ट। लेकिन इसे जीरो कूपन इसलिए कहते हैं कि 5 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? और यू कैन कॉल इट डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। डीप डिस्काउंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादा डिस्काउंट पे इशू करके और हम पार वैल्यू पे इसे रिडीम कर देते हैं। रिडीम करने का मतलब होता है वापिस कर देना पैसों को, ठीक है। पहले आपका एक चैप्टर हुआ करता था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके बाद मतलब आपकी जो बुक 2 थी उसमें शेयर कैपिटल था,
इशू ऑफ डिवेंचर था, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर था, अब वो आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है। अदरवाइज डिवेंचर के पैसे वापस कैसे किए जाते हैं वो भी था आपके सिलेबस में। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू किया है जो कि उस डेट को एविडेंस दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डिबेंचर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर। जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा शेयर कैपिटल और जो अब आप पढ़ रहे हैं डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर का मेजर अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। डिबेंचर इज अ बोरोइंग ऑफ द कंपनी, क्या लिखा है, यानी किसी से पैसे उधार लेना इज डिबेंचर, therefore debenture holder is a lender, share is the capital of the company, hence the shareholder is the, can you please keep your phone on silent mode, किसका बजाइए। याद रहेगा कि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो लेंडर होते हैं और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं। आप शॉर्ट में अगर मेरे साथ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। डिबेंचर पे जो रिटर्न मिलता है वो किस फॉर्म में होता है, यानी अगर आप अपने पैसे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अगर आपने पैसे शेयर्स में लगाए हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड। समझ में आ रहा है आपको। सवाल उठता है कि कोई क्यों डिबेंचर में पैसे इन्वेस्ट करना चाहेगा और कोई क्यों शेयर में पैसे इन्वेस्ट। मैं आपसे पूछती हूँ मिस्टर गौतम, अगर आपके पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, आप उसे किसी डिबेंचर या बॉन्ड में लगाएंगे या फिर आप शेयर्स खरीदेंगे, शेयर्स खरीदोगे, कारण बताओ क्यों, हायर रिटर्न मिलेगा। ओके, आप क्या आंसर दोगे, इसका कहना है कि मैं तो शेयर में इन्वेस्ट करूंगा मुझे हायर रिटर्न मिलेगा, डिपेंड्स। यस, देखिए हायर रिटर्न तो होता है शेयर्स में, हायर रिस्क भी होता है। देखिए अगर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है बच्चों, है ना, तब तो शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए हुए का आपका फायदा मिलेगा कि आपका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, डिविडेंड्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर कंपनी की सिचुएशन बुरी है तो फिर क्या बोलोगे, फिर तो डिवेंचर अच्छा है कि भाई कम से कम सिक्योर है, मेरे इंटरेस्ट के पैसे कहीं नहीं जा रहे, मेरा रीपेमेंट। शेयर्स में इन्वेस्ट करके तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। देखो शेयर आपको करोड़पति से करोड़पति भी बना सकता है और करोड़पति से, तो शेयर्स में जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देख के करें। अगर मान लो देखो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, अपना घर बार सब कुछ लुटा के शेयर में पैसे लगा देते हैं पागल के जैसे, वो नहीं करना चाहिए। शेयर में पैसे लगाओ लेकिन अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देख के लगाओ। मतलब उन पैसों को आप शेयर्स में डालो कि जिसके डूब जाने का आपको गम ना हो और बढ़ जाने की खुशी हो। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना रोटी कपड़ा सारा कुछ बेच बाच के तुम शेयर में पैसे लगा रहे हो, तो वो बेवकूफी है। ठीक है, आज तो क्या हो गया। रेट ऑफ रिटर्न पे आते हैं। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होता है। डिविडेंड वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये जो इंटरेस्ट पे होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, यानी कंपनी को देना ही पड़ेगा चाहे वो किसी भी स्थिति में है। लेकिन जो डिविडेंड होता है, जो शेयर होल्डर्स को देना होता है, वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं हुआ तो भैया बैठे रहो। समझ में आ रहा है, आगे आएगा शायद ये पॉइंट, लेट्स सी। ये रहा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कंपनी को देना ही पड़ेगा। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स इज एन सिक्योरिटी की बात करते हैं, दे आर मोस्टली सिक्योर्ड। शेयर्स कभी भी सिक्योर्ड नहीं होते। आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कभी कंपनी ये नहीं बोलेगी कि ले मेरे ये एसेट तेरे नाम लिख दिया, अगर मैंने तेरे पैसे नहीं लौटाए तो तू मेरे एसेट ले जाना। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं। अगर तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो तुम इस कंपनी के ओनर बनो, अदरवाइज रहने दो। सिंपल है। आगे चलते हैं। राइट टू अटेंड मीटिंग, नो राइट टू अटेंड मीटिंग्स एंड वोट्स, नो राइट। आपने लोन दिया है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका पैसा मिल जाएगा, आप अपना संभालो। राइट टू अटेंड मीटिंग, ये ओनर्स हैं तो ऑब्वियसली इनको राइट है। यस, डिपेंडिंग अपॉन द
उसका जो डेट इक्विटी रेशियो होता है देखो ऐसा होता है कि किसी भी कंपनी को हम ये भी नहीं बोल सकते कि तुम पूरा डेट पे चलो, वो भी गलत है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि तुम पूरा इक्विटी पे चलो, वो भी गलत है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। बीएसटी में चैप्टर पढ़ लिया, फाइनेंशियल बीएसटी नहीं है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, कैसे ऐसा हो सकता है? ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ लिया बीएसटी में, यू हैव नॉट रीच्ड। ओके, सो उस चैप्टर में आपको डेट इक्विटी का बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हाँ बहुत अच्छे से आपको उसमें समझाया जाएगा। एनीवेज आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे नोट्स ले जाना, बहुत अच्छे नोट्स बना रखे मैंने। 150 रुपया लेगा है, 200 ले लूं, ठीक है। क्या कह रहे हो? बुक्स तो दे रखी है, और क्या दूं? आई डोंट रिमेम्बर बच्चे, मेरे को देखना पड़ेगा। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, देखिए डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। मैंने अभी एग्जांपल बताया डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स का। शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते सिवाय दो स्थिति के। कौन सी दो? जल्दी बताओ, चैप्टर अभी री इशू और स्वेट इक्विटी। यस, क्या? सॉरी, पार्डन। एक तो स्वेट इक्विटी और एक री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तब आप डिस्काउंट पे कर सकते हो, अदरवाइज आप फ्रेश इशू को डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। स्वेट इक्विटी बता देते हैं बच्चे। स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स देती है, डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, तो आप अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे दे सकते हो, ये बोला हुआ है स्वेट। यस, सो आपके कंपनी के इंटरनल जो एम्प्लॉइज हैं आप उन्हें डिस्काउंट पे दे सकते हो, अदरवाइज आप बाहर वाले को डिस्काउंट पे, आम जनता को नहीं दे। स्वेट इक्विटी का मतलब समझ में आ गया? आगे चलिए। डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। शेयर्स एक्सेप्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू। आपको बोला है कि जो डिबेंचर्स होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कन्वर्टेबल डिबेंचर नाम का डिबेंचर होता है जिसे आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आज मैंने आप सबसे पैसे ले लिए उधार पे, और मैंने कहा कि 5 साल बाद आप सबको कंपनी का मालिक बना देंगे, शेयर होल्डर बना देंगे आपको, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो लिखा है कि डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हो सकते हैं। शेयर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकते कन्वर्ट। डिबेंचर्स आर रिलेटिवली सेफ। Secured debentures are almost risk free. Shareholders are at the greater risk. They can even lose the amount invested in the shares. समझ में आ रहा है आपको? देखो दो चीजें हैं, हालांकि आप ये सब बीएसटी में पढ़ोगे, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ बेटर नॉलेज, ये है इन्वेस्टर जो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, ये है कंपनी। पहले हम इसके व्यू पॉइंट से देखते हैं। अरे बन जा, इसकी एक ही आंख बन रही, दूसरी बनी नहीं क्या हो गया इसको? दूसरी आंख नहीं बनाना चाह रहा, ये देख। चलो एक आंख से ही बना ले, बन जा यार, ऐसे क्यों करा? नहीं बनना इसमें। ये एक आंख वाला इन्वेस्टर है, इसकी दूसरी आंख ड्रॉ ही नहीं हो रही। आई डोंट नो व्हाई। देख ले, हद हो गई। पेन बाकी जगह चल रहा है, इधर नहीं चल रहा। एनीवेज, ये इन्वेस्टर है, ये कंपनी है। अगर हम इन्वेस्टर साइड पे, बस बाद में हटेंगे, एक आंख वाला इन्वेस्टर। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर साइड पे, तो आप मुझे बताओ कि शेयर मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या डिबेंचर में? आप शेयर होल्डर है, फिर बताइए, आई मीन सॉरी इन्वेस्टर है, तो आपको शेयर में इन्वेस्ट करना सेफ होगा या डिबेंचर में? क्यों डिबेंचर्स में? क्योंकि आपका रिटर्न फिक्स है, आपके पैसे आ जाएंगे। शेयर्स में रिस्क है, हो सकता है बहुत पैसे भी मिल जाए, हो सकता है जो लगाए हैं वो भी डूब जाए। तो ये तो हुई इन्वेस्टर। अब कंपनी साइड पे आ जाओ, तो कंपनी के लिए कौन सा सेफ है और क्यों सेफ है? यस, अगर मैं कंपनी साइड से बात करूं तो शेयर्स इशू करना थोड़ा सेफर साइड पे होता है।
सेफर साइड पे इन द सेंस आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप दे देना। मेरे को पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आई एम कमिंग टू दैट। शेयर्स इशू करना थोड़ा सेफ रहता है क्योंकि आपके पास प्रॉफिट्स हुए तो आप डिविडेंड दे देना, नहीं हो तो कुछ मत देना। लेकिन अगर आपने डिवेंचर इशू कर दिए तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। लेकिन जो यादव जी के दिमाग में चल रहा है उसको कवर करते हैं। शेयर जो होते हैं वो महंगा कैपिटल होता है, एज इन आपको पैसे की जरूरत है, राइट। तो डिसीजन लेना है कि हम शेयर्स इशू करें या डिवेंचर्स इशू करें, तो ये सेफर तो है लेकिन ये कॉस्टली भी है। डिवेंचर के बदले ये कॉस्टली अफेयर है। क्यों? अब आप एक बंदा देखो, ओनर बनना चाहता है कंपनी का, शेयर खरीदेगा। वो शेयर अगर खरीद रहा है तो वो रिस्क भी उठा रहा है सिर पे। और वो रिस्क क्यों उठा रहा है? हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन में, से यस। जबकि जो डिबेंचर होल्डर आपको पैसे दे रहा है उसके दिमाग में क्या है कि मेरा 9% का इंटरेस्ट मिल जाए, आई एम हैप्पी, और मेरे पैसे वापस मिल जाए, आई एम हैप्पी। तो अगर कंपनी व्यू पॉइंट से बात करें, अगर मैं कंपनी हूं तो कंपनी व्यू पॉइंट से महंगा कौन सा है? इक्विटी महंगी है एज कंपेयर टू डेट। आप समझ रहे हैं? चाहे वो सेफर है वो बात अलग है, लेकिन स्टिल इट इज अ कॉस्टली अफेयर। क्योंकि आप देखिए अगर कंपनी बहुत हायर रिटर्न्स कमाती है तो उसे अकॉर्डिंगली डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? वही डिवेंचर होल्डर 9% से आगे एक पपाई नहीं मांग सकता आपसे। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि ना तो वो कोई रिस्क ले रहा, डेट फ्री, मतलब रिस्क फ्री उसके पैसे हैं, राइट। तो जो रिस्क उठाएगा वो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी रखेगा, तभी वो उठा रहा है। अगर उसको 9% ही चाहिए होता तो डेट ना लेता, वो डेट में इन्वेस्ट करता। क्यों आपके इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है? समझ में आ रहा है आपको? यही तो चल रहा था दिमाग में। हाँ बताओ। कंपनी व्यू पॉइंट से, इन्वेस्टर व्यू पॉइंट से सेफ नहीं है। हाँ, that is one of the matter, but right now I am talking about the returns which you have to give to that particular person. अगर वो बंदा शेयर होल्डर है तो वो लॉसेस के केस में आपसे डिविडेंड नहीं मांग सकता। आप समझ रहे हैं? वहीं अगर डिबेंचर होल्डर है तो लॉस क्या, तुम्हारा घर बार बिक गया हो तो भी उसका ब्याज भरना पड़ेगा आपको। So that's how from the return point of view I am talking about. Otherwise you are absolutely correct. यादव जी क्या कहना चाहते हैं मैं एक बार एक्सप्रेस कर देती हूँ, तो शायद अगर आपको ना समझ में आया हो। वेरी रेलेवेंट पॉइंट इन्होंने उठाया। ये कह रहे हैं कि मैम वो तो समझ में आ गया कि कंपनी व्यू पॉइंट से अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल इज द सेफर कैपिटल या सोर्स ऑफ फंड कह लीजिए, लेकिन वहां पे कंपनी के हाथ से कंट्रोल डाइल्यूट होता है। लॉजिकल है। अभी अगर मैं मालिक हूं और मैं 10 मालिक और बढ़ा रही हूं तो कंट्रोल तो डाइल्यूट हो ही गया ना। मैंने 10 लोगों को ओनर बना दिया और बंदे बना दिए डिसीजन मेकर्स, तो कंट्रोल तो डाइल्यूट हो रहा है। बट हियर आई वाज टॉकिंग अबाउट जस्ट द रिटर्न्स दैट यू हैव टू गिव द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है बेटा, वो देखो डिपेंड करता है। कंपनी जब भी डाइल्यूट करती है, कंपनी का ये होता है कि 51% जिस मतलब 51% जहां पे होता है वहां पे कंट्रोल रहता है, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल। तो वो इतना डाइल्यूट करेगी नहीं ना, वो भी तो लॉजिकल है। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो और मालिक नहीं खड़े करने, तो आप डिवेंचर इशू करें। अप टू यू। देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। आप समझ रहे हैं? इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के माइंड में क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर उसको मेरे जैसा सेफ होगा कि तो वो एफडी करेगा, भले 6% मिले, ठीक है। वहीं अगर मेरे हस्बैंड खड़े होंगे तो बोलेंगे चल म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, चल उधर लगाते हैं। तो आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सेम इज द केस विद इन्वेस्टर एंड सेम इज द केस विद कंपनी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, डिटेल में आप डेट इक्विटी को बीएसटी में पढ़ना, बहुत अच्छा चैप्टर है, बेहतरीन। अगर बीएसटी का कोई बेस्ट चैप्टर है ना तो वो चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू गुड। ठीक है। प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, लॉजिकल है, हम डिवेंचर होल्डर का पैसा पहले देंगे। अगर मान लो ये सारे डिवेंचर होल्डर हैं और ये शेयर होल्डर है, किसका पैसा पहले लौटाया जाएगा? ये आगे खड़े हैं लाइन में, है ना। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, डिवेंचर्स को पहले हम पैसा देंगे बिफोर द शेयर कैपिटल। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, पेमेंट टू शेयर कैपिटल इज, कुछ एक मिनट गलत लिख दिया, पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर, आएगा टाइपिंग एरर।
आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ, बेटा ये पेज नंबर नोट करना एक बार, कौन सा पेज नंबर है, यहाँ टाइपिंग एरर है, मैं करेक्ट करूंगी इसे, कौन सा पेज है ये, 124, और एक पेज 62 आपने पॉइंट आउट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसे भी लिख के मेरे को मैसेज करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिबेंचर्स आर पेड बैक आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, यानी जब भी आप किसी से पैसा उधार लेते हैं एक फिक्स पीरियड के बाद लौटा देते हैं। ऐसा थोड़ी पैसा ले लिया और उसको रखे रहो, उधार लिया है तो फिर उधार के तरीके से ट्रीट करो, उसको वापस करो। लेकिन शेयर कैपिटल जो होती है उसे वापस करने का कोई लॉजिक नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप मतलब कंट्रोल पाना चाहते हैं, बायबैक कर रहे हैं शेयर्स, बायबैक वाले मुद्दे पे नहीं जाते, फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो इक्विटी कैपिटल इज रिटर्न्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होता है, जब कंपनी बंद, जैसे पार्टनरशिप में आपने डिसोल्यूशन वो पढ़ा था ना, तो कंपनी के केस में उसे क्या कहते हैं, लिक्विडेशन कहते हैं। ओके लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, हालांकि मैंने अभी आपको समझा दी वो ड्राइंग से, एक आंख वाले इन्वेस्टर से, कोशिश करें इसकी आंख बन जाए, नहीं बनेगी, बाकी पेन चल रहा है। फ्रॉम कंपनी व्यू पॉइंट डिबेंचर इज अ रिस्कियर सोर्स, मैंने अभी बताया कंपनी के हिसाब से डिबेंचर रिस्कियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा कोई भी सिचुएशन है। एंड शेयर कैपिटल इज द कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस। समझ में आया बच्चों, इसमें कुछ नोट करना चाहते हो? चलिए आगे, चलिए आप कुछ नोट कर रहे हैं तो क्विकली कर लीजिए। क्लियर है बच्चों, यहां तक इतनी बात याद रहेगी। आगे से थ्योरी का अभी हम, और है काफी पार्ट है इसमें, ऐसा नहीं है कि थ्योरी खत्म हो गई, स्टिल वी हैव टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स टू गो। इसमें थोड़े से 8 पॉइंट्स हैं, डिबेंचर, ट्रस्ट डीड वगैरह है। अगली क्लास में इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। थ्योरी पे फोकस हमने रखना है, ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी छोड़ दें, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप यहां तक का रिवाइज करके आएंगे बच्चों, यहां तक का आपने रिवाइज करके आना है, बुक आप सबके पास है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।